ओके, तो आज नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें मैं बात करूंगा आपके पिछली जो डायोड्स थी उसी के टाइप को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे जेनर डायोड और एवलांचे डायोड। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर में आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। क्या इसका कंसेप्ट है, कैसे इनको हम डिज़ाइन करते हैं, उसको भी देखेंगे। पिछली क्लास के अंदर में मैंने आपको बात करी थी एलईडी को लेकर और फिर हमने टनल डायोड के बारे में बात करी थी। क्या हम टनल डायोड जो है वो यहाँ पर हम जेनर डायोड का यूज़ करके भी बना सकते हैं? बिल्कुल, उन्हीं चीज़ों पर भी हम देखेंगे और अच्छे से उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। देखिए, पहली जो मैं यहाँ पर डायोड आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जिसको आप लोगों ने जाना है जीनर डायोड के नाम से। देखिए, जीनर डायोड जो होती है वो नॉर्मल हमारे पास में जो पीएन जंक्शन होता है उसी के थ्रू बनाई जाती है। ये जैसे हम नॉर्मल डायोड के बारे में पढ़ते हैं तो उसी तरह से जंक्शन डेवलप होता है। इसके बीच में भी एक पी होती है और एक मेरे पास में एन होता है। अब इसके अंदर में डिफरेंस कहाँ से आता है? जो हमारे पास में नॉर्मल डायोड्स होती हैं उससे कैसे डिफरेंट होता है? इसके अंदर में जो डोपिंग होती है उसका रेशियो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 1:10⁵ ये रेशियो यहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी कि 10⁵ एटम्स के अंदर में एक इम्प्योरिटी वहाँ पर इंसर्ट करी जाती है। तो यहाँ पर जो डायोड जब डेवलप होती है तो उसको हम बोलते हैं जीनर डायोड के नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास में इसका जो जंक्शन की बात करूं तो नॉर्मल जो डायोड्स का होता है वो यहाँ पर जंक्शन होता है। और मैक्सिममली अगर जेनर डायोड की हम बात करें तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको आप लोगों ने बहुत बार यूज़ भी किया होगा, और इसका जो नाम है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में आपने इसको यूज़ किया है। देखिए, जो घरों में आपके पंखे के रेगुलेटर्स लगे होते हैं वहाँ पर हम जेनर डायोड का यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमें कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर में तो वहाँ पर हम जेनर डायोड का अगर यूज़ कर लें तो वहाँ पर मेरे पास में क्या मिलेगा कि वोल्टेज मिल जाएगा, यानी कि वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए जितना भी हमें चाहिए, मान लो 1 वोल्ट चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास में डायोड की जो रेटिंग क्या गिवन है उसी के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसको कि इसको कहाँ पर और यूज़ कर सकते हैं। तो एज ए स्विच भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो घरों में हमारे पास में स्विच वगैरह के लिए भाई मेरे को बहुत फास्ट उसके अंदर में एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर में काम करवाना है, यानी कि नॉर्मल हमारा सारा काम इसको लेकर रहेगा वोल्टेज रेगुलेशन को लेकर। ठीक है, अगर बात करें कि ये किस तरह से हमारे पास में डिज़ाइन करी जाती है तो डिज़ाइन करने का तरीका इनका एक ही होता है कि जो हमारे पास में जब हम एलईडी की बात कर रहे थे तो एलईडी के अंदर में गैलियम और आर्सेनाइड हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हम गैलियम आर्सेनाइड यानी कि दो अलग अलग इसके अंदर में यूज़ नहीं करते हैं। ये केवल और केवल डिज़ाइन करी जाती है हमारे पास में सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हीं के थ्रू हम इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। और किस तरह से हम इनको ऑपरेट करते हैं, इनका बेसिक जो प्रिंसिपल रहेगा वो किस तरह से हम इनको ऑपरेट करते हैं। देखिए, बेसिक चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ इनको फिर हम किस तरह से इनकी वीआई करैक्टरिस्टिक देखेंगे तो वहाँ से आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। अभी मैं सिर्फ बेसिक बना रहा हूँ कि किस तरह से इनको हम डिज़ाइन करते हैं, क्या इनके डोपिंग के रेशियोज होते हैं और क्या इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम इनको यूज़ करके चलेंगे। अब जो हमारे पास में किसी भी डायोड को ऑपरेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको फॉरवर्ड बायस करें या फिर मैं रिवर्स बायस कर दूं। तो जो जेनर डायोड होगी यानी कि अपना एक्चुअल जो परफॉर्मेंस देगा, यानी कि जो मेरा काम होगा वो वोल्टेज रेगुलेशन का होगा। और वोल्टेज रेगुलेशन ये हमेशा और हमेशा आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है कि ये कब देता है, जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं। जब रिवर्स बायस करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देगा, ये वोल्टेज रेगुलेशन देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जेनर डायोड को हमेशा हमें किस मोड में ऑपरेट करना चाहिए, किस बायसिंग में ऑपरेट करना चाहिए, तो हमें रिवर्स बायस्ड इनको ऑपरेट करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई आपने अगर इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, जो हमारे पास में जेनर डायोड थी और जेनर डायोड का आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया तो क्या होगा? भाई कुछ नहीं, सिंपल वही जो हमारे पास में नॉर्मल, क्योंकि हमने कहा ना कि ये सिंपल पीएन जंक्शन से बनता है, तो पीएन जंक्शन से बनता है तो हमारे पास में क्या कहलाएगी, एक नॉर्मल डायोड की तरह ये बिहेव करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर में, अगर मैं बात करूं कि हर डायोड को जब वो हम ऑपरेट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड में अगर मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूं तो उसके कट इन वोल्टेज कुछ डिजाइन करी जाती है। कट इन वोल्टेज मतलब जब उसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, तो फॉरवर्ड जब हम बायस कर रहे हैं तो नॉर्मल हमारे पास में स्ट्रक्चर वही है जिसको हमने डोपिंग करी 1:10⁵ में करी है। लेकिन जब हम इसके कट इन वोल्टेज को देखेंगे तो कट इन वोल्टेज इसकी भी वही रहेगी जो हमारे पास में नॉर्मल डायोड की रहती है, जो कि रेंज होती है टिपिकल वैल्यू 0.6 से 0.7 वोल्ट के बीच में इसको हम यूज कर सकते हैं। और भी कहीं इसको यूज कर सकते हैं जेनर डायोड को, बिल्कुल हम इसका यूज कर सकते हैं जो हमारे पास में क्लिपर सर्किट्स होते हैं। क्लिपर सर्किट का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में एक साइनोसॉइडल वेव है, इसका कुछ पर्टिकुलर एरिया मेरे को कट करना है, यानी कि इतना एरिया मेरे को कट करना है, और मान लो मेरे को स्क्वायर वेव यहाँ से डिजाइन करनी है या किसी भी तरह की मेरे को वेव फॉर्म चाहिए तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का वेव फॉर्म मेरे पास में डिजाइन होता जाएगा। ठीक है, तो आप इनका यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। जेनर डायोड का यहाँ पर हम एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर में कि इसकी जो अगर टिपिकल वोल्टेज की बात करूं कि भाई आप लोगों ने बोल दिया कि ठीक है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह आप लोगों को यूज करना है,
तो मैं कितनी कांस्टेंट वोल्टेज ये दे सकता है। अगर आपको कोई जेनर डायोड लेना हो तो आप कैसे उसको रेटेड करेंगे, तो इसके अंदर में हमेशा और हमेशा जो रेटिंग देखी जाती है जब आप उसकी डेटा शीट पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.5 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक ये इसकी रेंज होती है। यानी कि इस रेंज में आपको जेनर डायोड जो है मार्केट के अंदर में कमर्शियली अवेलेबल होती है। अगर मान लो आपको ये चाहिए कि नहीं मेरे घर के अंदर में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, मुझे ये वोल्टेज कांस्टेंट रखना है, तो भाई जाओ अपने मार्केट के अंदर में और वहां पर देखो जेनर डायोड का या जो भी रेगुलेटर लेंगे तो वहां पर 220 वोल्ट का कांस्टेंट रेटिंग है उसके ऊपर में गिवन होगा, आप वो परचेज कर लीजिए। बस इतनी सी कहानी है जेनर डायोड को, जेनर डायोड किस तरह से हम पहचानते हैं। चलिए ये तो थी इसके बेसिक्स को लेके। अब मैं बात करूंगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक को लेके। कैरेक्टरिस्टिक किसी भी डायोड की हमें ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से उसके अंदर में करंट का फ्लो रहने वाला है। चलो भाई वो भी देख लेते हैं हम। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से समझना आप लोग, मैं यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास में इसको दिखाएंगे हम, यहाँ पर करंट होगा और ये मेरे पास में कौन सी ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखो नॉर्मल मैं इसको पहले फॉरवर्ड बायस करता हूँ। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर में आप लोगों ने समझा था हाँ एक छोटी चीज और इसका सिंबल आप लोग और ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल हमारे पास में डायोड के सिंबल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मेरे पास में जेनर डायोड जब लिखेंगे तो इसके आगे जो ट्रायंगुलर शेप है उसके आगे हम क्या कर देंगे, ये जेड टाइप यहाँ पर बना देंगे। तो ये जेनर डायोड का एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम जेनर डायोड के नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। फोटो डायोड का जो मेरे पास में एलईडी थी उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया करते थे, ओके। और जब हम टनल डायोड के बारे में बात करें तो टनल डायोड को कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते। तो इसी तरह से जेनर डायोड का भी शेप कुछ इस तरह से रहेगा आपके पास में। तो जेनर डायोड का आपको शेप समझ में आ गया होगा। अब मान लो मैंने पहले इसको क्या किया, फॉरवर्ड बायस कर दिया। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब है कि मेरे पास में जो जेनर डायोड थी इसको मैंने ये मेरे पास पी से मैंने कनेक्ट कर दिया नहीं पॉजिटिव से, और जो मेरे पास में एन टाइप था उसको मैंने हमारे पास नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो मेरे पास इसको फॉरवर्ड बायस के रूप में हम इस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि फॉरवर्ड बायस के अंदर में नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगी तो इसका जो स्ट्रक्चर यानी कि इसकी जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक जाएगी वो कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगी। भाई एक्सपोनेंशियल इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि फॉरवर्ड करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई एस ई। मैंने उस टाइम भी बताया था कि भाई ये फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल रट लेना, बार बार मैं इसका यूज़ करूंगा। तो आई एस ई वी डी डिवाइडेड बाई ईटा जो मेरे पास में यूटिलिटी फैक्टर होता है इनटू में वीटी आप लोग यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास इसका फॉरवर्ड करंट होता है और फॉरवर्ड करंट इस केस में क्या होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता चला जाएगा। और एक पर्टिकुलर वैल्यू जो हम बात करेंगे ये जो जिस पे ये करंट फ्लो होना शुरू होता है इसके अंदर में, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोला जाता है कट इन वोल्टेज। क्या बोला जाएगा भाई, ये कट इन वोल्टेज, जो कि नॉर्मल अभी मैंने बताया कि इसकी अप्रोक्सीमेटली 0.6 से टिपिकल वैल्यू 0.7 के बीच में रहती है। चलो यहाँ तक फॉरवर्ड की कहानी खत्म हुई। अब मान लो मैं इस डायोड को रिवर्स बायस कर देता हूँ। रिवर्स बायस का मतलब है कि मैं इसको नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये मेरे पास में जेनर डायोड है और जो पी साइड है उसको मैं कनेक्ट कर दूं नेगेटिव से और जो एन साइड है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूं पॉजिटिव टर्मिनल से। चलो भाई यहां तक हो गया। अब ये क्या करेगा, अब नॉर्मल डायोड की तरह है ये। नॉर्मल डायोड इसके अंदर में क्या कर रहे थे हम, थोड़ा सा इसके अंदर में करंट फ्लो कर रहा होता है और ये कुछ इस तरह से मेरे पास में करंट फ्लो कर रहा होगा, कांस्टेंट वैल्यू फ्लो कर रही होगी। क्योंकि रिवर्स में मेरे पास में क्या होता है, जब यहाँ पर करंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि रिवर्स जो करंट होगा वो वही करंट होता है जो उसके सैचुरेशन के करंट के बराबर होता है, यानी आई के बराबर होता है। तो ये वही सैचुरेशन करंट जो है वो इसके अंदर से फ्लो कर रहा होगा। कब तक फ्लो करेगा, ये पॉइंट आप लोग को नोट करना है, कब तक फ्लो करेगा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक फ्लो करेगा जिसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी कि ये वोल्टेज मैं जब तक देता जाऊंगा, यहाँ पर मैं करंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लोग वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये इस तरफ में नेगेटिव वी जा रही है। तो ये जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर आप अच्छे से देखना इसको थोड़ा सा कि जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच रहा है तो यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ब्रेक डाउन का मैं मतलब समझाऊंगा क्या हो रहा है इसके अंदर में, इंपैक्ट आयोनाइजेशन उसके अंदर में होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण में जो हमारे पास में जंक्शन होता है, डिप्लेशन लेयर होती है, वहां पर जो हमारे पास में आयोन्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमने कहा कि पहले हमारे जो एक्सेप्टर थे वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुका है, अब वहां पे क्या होगा, इंपैक्ट आयोनाइजेशन होगा तो और इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स वहां से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वहां पर इसका क्या होगा, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज ब्रेक डाउन वहां पर पहुंच जाता है। यानी कि हम वोल्टेज कितना भी चेंज करें, वोल्टेज के अंदर में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, कांस्टेंट वोल्टेज अपने आप को वहाँ डेवलप कर लेगा और नंबर ऑफ जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे ज़्यादा अमाउंट में, जिसके कारण वहाँ पर एक एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आ जाता है। तो मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर हमने देखा कि एक वोल्टेज हमें मिला जिसको हमने बोला VBR, यानी कि रिवर्स बायस के अंदर में हमने कहा कि वो ब्रेक डाउन वोल्टेज उसका आ गया है। जैसे ब्रेक डाउन वोल्टेज यहाँ पर पहुँचेगा तो आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ से एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट, ये थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं यहाँ से, चलो यहाँ तक
ठीक है। यहाँ से हम इसका करंट की बात करें तो यहाँ से करंट इसका फ्लो होना शुरू होगा, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर जैसे पहुंचेगा तो ये इस तरह से अपना करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब देखो जो इसका फाइनल पॉइंट है, यानी कि मैं बात करूं कि इस इनिशियल पॉइंट की, जब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ था, जब इसका ब्रेकडाउन हो गया ये वोल्टेज, और जब ये पीक पर पहुंचा है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब ये पीक पर पहुंचा है, यहाँ पर इसका करंट आ गया है, तो ये जो वोल्टेज है इसको गैप को देखूं मैं तो ये इसका VZ बोल दूं, यानी कि चेंज इन जेनर डायोड के जो वोल्टेज था उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया, जो रिवर्स बायस वोल्टेज था। और करंट की आप वैल्यू देखेंगे तो करंट जो है मेरा यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच गया, यानी कि हमने थोड़ा सा वोल्टेज चेंज किया, थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करने से और उसके अंदर में करंट जो फ्लो कर रहा था, यानी कि जो रिवर्स करंट उसके अंदर में फ्लो कर रहा था, उसकी अमाउंट यहाँ पर बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, जो नेगेटिव अमाउंट में इसका करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है इसके अंदर में। तो यही जो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन हो गया, और जिस वोल्टेज पर ये हो रहा है उस वोल्टेज को बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जीनर डायोड अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई किस मोड में काम कर रही होती है, तो जीनर डायोड का जो ऑपरेशन है वो हमारे पास में रिवर्स बायस के अंदर में ही, जब हम उसको रिवर्स बायस करते हैं तभी ये वहां पर ऑपरेट होता है भाई। ओके, चलिए, तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनी रहेगी वो हमारे पास में क्या रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है इसके अंदर में, इसीलिए बोला जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, जो भी हमारे पास में जीनर डायोड होता है, इसीलिए पहला नाम दिया था मैंने इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज़ करते हैं। ये छोटा सा जो इसके अंदर में चेंज आया है इसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोग इसकी अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गए होंगे तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि करंट जो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद में एकदम एब्रप्टली बहुत तेज़ी के साथ में चेंज होता है, लेकिन जो उसके अक्रॉस में वोल्टेज बनी होती है वो ज़्यादा उसके अंदर में चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई नॉर्मली हम इसका करंट जो जाएगा इस पॉइंट पर, जो भी करंट जा रहा होगा, तो उसको हम IZK से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो करंट उसके अंदर में मैक्सिमम फ्लो होना शुरू हो जाता है, IZK से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपके क्वेश्चंस के अंदर में भी ये जब गिवन होगा तो IZK की वैल्यू के अंदर में हम इसका यूज़ करते हुए लेकर चलेंगे। चलिए, अगर मान लो मेरे पास में जो डायोड थी उसको बिल्कुल आइडियल मान के चल लूँ मैं, तो जब हम इसको आइडियल मान के चल रहे होते हैं तो आइडियल के अंदर में जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक जो थी इसके अंदर में हमने रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल जब रिवर्स बायस किया जा रहा है तो कोई भी सैचुरेशन करंट नहीं है, सैचुरेशन करंट नहीं है तो ये वोल्टेज बिल्कुल वोल्टेज के पैरेलल आएगा, यानी कि जीरो करंट उसके अंदर में सैचुरेशन करंट जा रहा होगा, और होगा तो बिल्कुल माइनर सा होगा। और जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, VBR हो जाएगा, यानी उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये बिल्कुल सीधा यहाँ पर यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि पिछले के अंदर में जो हमारे पास में थोड़ा चेंज आ रहा था, डेल VZ जो हमारे पास में आ रहा था, यहाँ पर जीरो होगा, और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट वोल्टेज उसके अक्रॉस डेवलप हो जाता है। तो ये जो वैल्यू आप लोगों को अगर पूछ लिया जाए तो VZ से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको जीनर वोल्टेज के नाम से या कांस्टेंट वोल्टेज के नाम से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब मैं उसकी बात कर रहा था, वोल्टेज जब उसके अंदर में आ रहा है, करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डायोड के अंदर में क्या है, एक रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज भी चेंज हो रही है, करंट भी चेंज हो रही है यहाँ पर, तो हम इस वोल्टेज को, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल के आएगा, उसको हम नाम देते हैं जो हमारे पास में डायनेमिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्या नाम है भाई इसका, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मेरे पास में RZ, और यहाँ पर कितना वोल्टेज का चेंज आया है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल VZ, और नीचे उसके अंदर में करंट में कितना चेंज आया है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल IZ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी यूनिट किस में आएगी, ओम में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जीनर डायोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर आप लोग को गिवन है, और इसी बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ जो आइडियल डायोड की बात करें तो आइडियल डायोड के अंदर में ये वैल्यू जो होती है, क्योंकि ये मैं आपको जो प्रैक्टिकली हमारे पास में डायोड्स होती हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड, तो हमें बिल्कुल जानकारी भाई इसके अंदर में कोई अलग से वोल्टेज का इस तरह का तो ग्राफ बना नहीं है, बिल्कुल वहीं स्टेट आ गया, यानी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, मेरे पास में जीरो होता है। अब जब हम AC एनालिसिस करेंगे इसका, तो AC एनालिसिस के टाइम पे मुझे क्या जरूरत पड़ने वाली है, मुझे इस डायोड का, यानी कि ये मैं डायोड यहाँ पर आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मुझे इक्विवेलेंट सर्किट पता होना चाहिए। अब तब उसको तो मेरे को रिप्लेस करना है ना, जहाँ पर भी मेरे को डायोड होगा। जो एनालॉग जब हम बात करेंगे तो एनालॉग के अंदर में जो भी चीज़ें होती हैं उसको मुझे उनके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करके फिर मुझे अपनी जो नेटवर्क थ्योरी है वो वहाँ पर लगानी होती है, क्योंकि एनालॉग अपने आप में क्या है, एक नेटवर्क थ्योरी है। बस आपको उनके रिप्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए, उनके इक्विवेलेंट सर्किट का पता होना चाहिए, उसके बाद आप इजीली उनको रिमूव कर सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मेरे पास में अगर आइडियल की बात करूँ तो आइडियल के अंदर में एक वोल्टेज सोर्स हो गया,
जिसको हम जो कांस्टेंट वोल्टेज वी गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको ये भी बना सकते हैं। जेनर डायोड को हम डायरेक्टली एक वोल्टेज सोर्स के रूप में भी अपने सर्किट के अंदर में यूज करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों से, और ये वोल्टेज जो इसके अंदर अक्रॉस होगी वी जेड या वी गामा से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अगर मेरे पास में जो डायोड है वो रिवर्स बायस्ड है, और प्रैक्टिकली केस में अगर बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल केस के अंदर में ये जो जेनर डायोड है ये कुछ इस तरह की होगी। मान लो मैं इस जेनर डायोड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये मेरे पास में जेनर डायोड हो गई है, चलो भाई ये मेरे पास में पी और ये मेरे पास में एन, दोनों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, इक्विवेलेंट सर्किट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसके अंदर में क्या आएगी, डायनेमिक रेजिस्टेंस आएगी, जो अभी देखिए आप लोगों ने आर जेड दैट विल बी इक्वल टू डेल वी जेड डिवाइडेड बाई डेल आई जेड से आपने रिप्रेजेंट किया था। तो ये मेरे पास में आर जेड आ गया, यानी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स होगा इसके टर्मिनल का आप लोग को ध्यान रखना है भाई, पी जहाँ पर है वहाँ पर मैंने नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट किया है, और जहाँ पर एन है वहाँ पर मैंने क्या किया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी डायोड होगी तो इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन आपको देखना है कि जिस साइड में मेरे पास में एन था, यानी कि जो जेड टाइप बना हुआ है वहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव रखना है, और जहाँ पर मेरे पास में पी था यानी कि पॉजिटिव मेरे को कनेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पर हम रिवर्स बायस करते हैं। तो जो वोल्टेज इसका क्रॉस डेवलप होगी वो आपको वी बी आर यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वी बी आर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को और भी इसका सिंप्लीफाई वर्जन लिखना हो तो रेजिस्टेंस अगर हमारे पास में जीरो हो जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी जीरो हो गई, तो आप डायरेक्टली इसको वी जेड से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी बी आर से, सॉरी ब्रेक डाउन वोल्टेज से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहानी समझ में आई आपको। और अब ये पूछ लिया जाए, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। दूसरा हमारे पास जो टाइप आता है जिसको आप लोगों ने जाना होगा एवलांचे डायोड के नाम से, एवलांचे इफेक्ट के नाम से भी जाना होगा, एवलांचे डायोड के नाम से भी जाना होगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है एवलांचे और जेनर डायोड के अंदर में, कि जो इसके अंदर में ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है वो, अगर ये मेरे पास में एवलांचे डायोड और जेनर डायोड, अगर जेनर डायोड मेरे पास में 6 वोल्ट के आसपास में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और एवलांचे जो डायोड्स होते हैं इनका जो ब्रेक डाउन होता है 6 वोल्ट से ग्रेटर देन जब होता है तब इनका ब्रेक डाउन होता है। तो यही दोनों के अंदर में डिफरेंस होता है, और ज़्यादा इसके अंदर में आप लोगों को डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि एवलांचे जो होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा होता है, तो यहाँ पर जो काम होता है इसका, ये होते हैं मेरे पास में इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन। एवलांचे आप लोगों ने सुने होंगे ना कि जो पहाड़ों या फिर जहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरती है तो वहाँ पर एवलांचे आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से कि एकदम पूरा बाहर यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता आ जाएगा इनका इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहाँ पर कब जब हम 6 वोल्ट से ज़्यादा उसके ऊपर में वोल्टेज जो लगा रहे होते हैं। और ये भी वही काम होता है कि जहाँ पर हमारे पास में डिप्लेशन लेयर बनी है वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। किस तरह से होगा, मान लो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन था, ये एक एटम था, आयन था, इसके ऊपर में टकराएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे दूसरे एटम्स के अंदर में हिट करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे ये और इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन इन इलेक्ट्रॉन्स का होना शुरू हो जाता है, और ये इस पर्टिकुलर जंक्शन को क्रॉस करते हुए यहाँ पर जाएंगे। तो जब ये यहाँ से क्रॉस कर रहे होंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन जो हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, मेरा एवलांचे, जो एवलांचे के अंदर में हमारे पास में रिस्पॉन्सिबल होगा। और जेनर डायोड के अंदर में भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो डिपेंड करेगा कि हमने वोल्टेज जो है कितनी लगाई हुई है, यानी 6 वोल्ट से हमने कम लगाई है, 6 वोल्ट के आसपास में लगाई है, तो जेनर डायोड की तरह बिहेव करेगा, और इसके ऊपर हमने लगा दिया तो एवलांचे डायोड की तरह वहाँ पर वो बिहेव करना शुरू कर जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज हम जब इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ओके, और एक छोटी सी टर्म आती है कि दोनों ही किस प्रिंसिपल पर काम कर रहे होते हैं, तो वो हम एक, अगर आप लोग से पूछ लिया जाए तो इम्पैक्ट आयनाइजेशन के ऊपर में ये काम करते हैं। तो ये छोटी सी एक कहानी थी आप लोगों को जेनर डायोड और एवलांचे डायोड्स को लेके। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मेरा जेनर का जो जितने भी डायोड्स की टाइप थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, और न्यूमेरिकल जो थे वो मैंने कुछ पीछे कवर करवा दिए हैं, और बाकी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। रेगुलेटर को लेकर भी क्वेश्चंस करेंगे, जब हम एनालॉग एनालिसिस करेंगे वहाँ पर इनकी, देखो जो ईडीसी होता है उसके अंदर में सिर्फ कंसेप्ट होते हैं आपके, और जब हम एनालॉग पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनकी एप्लीकेशन बेस्ड आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि किस तरह से मेरे को जो जेनर डायोड है वो वर्किंग प्रिंसिपल है उसका, किस तरह से इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है, किस वोल्टेज पर वो हमारे पास में ब्रेक डाउन करेगा, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, मतलब आप लोग कहो कि एक डाटा शीट यहाँ पर हम उसकी डेवलप करते हैं। और जब हम एनालॉग एनालिसिस करेंगे तो हम इनको सर्किट के अंदर में डिज़ाइन लगाएंगे। सर्किट के अंदर में लगाने के बाद में हमेशा ध्यान रखना, चाहे मेरे पास में डायोड हो, चाहे बीजेटी हो, चाहे फैट हो, या फिर मोसफेट हो, हर चीज़ को हम रिप्लेस करेंगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। इसीलिए तो पढ़ते हैं हम उनके इक्विवेलेंट सर्किट्स को। तो इक्विवेलेंट सर्किट्स आप लोगों को मैंने समझा दिया।
इनको हम यूज़ करेंगे। वहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर को लेकर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आप लोगों को और चीज़ें क्लैरिटी के साथ में आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में, जिसके अंदर में मैं बात करूंगा आपसे बीजेटी को शुरू करूंगा, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको ट्रांजिस्टर के नाम से भी आप लोग जानते हैं सिंपली, और क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा। बहुत मजा आएगा उस चीज़ को पढ़ने में। जो चीज़ें आज तक आप लोगों ने सिर्फ एक रटी होंगी, उस क्लास के अंदर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन करवाऊं कि आखिर में बीजेटी होता क्या है और किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से हमारे पास में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं या फिर क्या एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो हमारे पास में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बीच में जो बेस होता है, बेस को हमने जो सैंडविच कर रखा होता है कलेक्टर और एमीटर के बीच में, उसका क्या काम होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तो जुड़े रहिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। सारे जितने भी आपके गेट का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो या फिर किसी पीएसयू का हो, हर जगह पे आपके वीडियो जो हैं वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।